नाज़रीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाज़रीन, पाकिस्तान के इदारे, उनके खिलाफ पीटीआई का बयानिया अब ढका छुपा नहीं रह गया। अंदरून मुल्क से बैरून मुल्क तक पीटीआई और उसके हवारी द्वारी बगैर किसी हिचकिचाहट के पाकिस्तान के कौमी इदारों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की शख्सियात के ख़िलाफ़ जो है वो खुलेआम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बरतानिया और अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के मुफादात के ख़िलाफ़ लॉबिंग की जा रही है। हाल ही में हमारे आर्मी चीफ बरतानिया के दौरे पर हैं। वहाँ पर उनको जिस आलीशान तरीके से वार्म रिसेप्शन दिया गया है। सैंडहर्स्ट जो है ये एक सदियों पुराना इदारा है, मिलिट्री एकेडमी है बरतानिया की, जिसका पूरी दुनिया में एक नाम है। और सैंडहर्स्ट के से तरबियत याफ्ता जो लोग हैं वो बड़े बड़े नामवर जर्नैल बने हैं। वहाँ पर हमारे आर्मी चीफ को एक बहुत शानदार रिसेप्शन दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तो बरतानिया में जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने एक गलीज किस्म की जो प्रोपेगेंडा मुहिम है वो हमारे आर्मी चीफ के खिलाफ लॉन्च की। वैसे तो पीटीआई अंदरून मुल्क हो या बैरून ममालिक, वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ गंदी किस्म की, जहरीली किस्म की जो प्रोपेगेंडा मुहिम है वो जारी रखे हुए है। आर्मी चीफ के दौरे के मौके पर भी उन्होंने अपनी इस रविश को जारी रखा। तो मैं ये समझता हूं कि ये किसी फर्द के, यानी जो इज्जत आर्मी चीफ को मिली है वो आसिम मुनीर नामी किसी फर्द के लिए नहीं है, वो पाकिस्तानी फौज के सिपा सलार के लिए है। और ये इज्जत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को दी गई है, जिस पर पीटीआई को मरोड़ उठे और उन्होंने अपनी खुब से बातन का जो है वो मुजाहरा किया और उन्होंने लॉबिंग करके ज़ल्मे खलीलज़ादा के जरिए आर्मी चीफ के खिलाफ, फौज के खिलाफ बयान भी दिलवाया और इमरान खान की रिहाई का जो है वो भी बयान दिलवाया है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है, जिसके बारे में हुकूमत जो है वो बहुत प्रोपेगेंडा भी कर रही है कि आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान जो है वो टेक ऑफ की पोजीशन पर चला जाएगा। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि 13 करोड़ रुपए खर्च करके हुकूमत पंजाब ने जो ग्रीन लेन की वो रंग किया था, वो एक बारिश हुई और उसने वो सारा पेंट जो है, सब्जा जो है, सरसब्ज पेंट जो है उसको ख़त्म कर दिया। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर कैप्टन मुकीत ताहिर साहब शरीके गुफ्तगू है। कैप्टन साहब, आपका शुक्रिया हमारे साथ है। थैंक यू सर। और उसके साथ वकार असलम साहब, सीनियर तजियाकार, सहाफ़ी और एनालिस्ट हमारे साथ शरीके गुफ्तगू है। वेलकम जनाब। मुकीत ताहिर साहब, आपसे बातचीत का आगाज करते हैं। ये बरतानिया में जो गलीज किस्म की मुहिम पीटीआई के हवारियों दवारियों ने चलाई जी सर, आर्मी चीफ के खिलाफ, अच्छा, मुझे तो वैसे इस पर कोई हैरानगी नहीं है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी तवक्को नहीं पीटीआई से की जा सकती। आप इसके बारे में जरा हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा एजुकेट कीजिए। सर इसमें बेसिकली ये है कि पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशंस हैं डिफरेंट, फॉर एग्जांपल मिलिट्री है, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, ये पाकिस्तान की स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इसकी यूनिटी की अलामत इनका किसी सियासत से, सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है और बिल्कुल इस तरह है कि हम मतलब इस चीज़ का ओथ भी लेते हैं। तो
अब जो इन्होंने, अब देखिए उधर ब्रिटेन में आपने इस तरह कहा, बिल्कुल सही कहा कि सैंडर्स एकेडमी इज द बेस्ट मिलिट्री एकेडमी इन द वर्ल्ड, आफ्टर दैट इट इज पीएमए, आफ्टर दैट इट इज पीएमए, मतलब दूसरे नंबर पे पीएमए, फर्स्ट पाकिस्तान जो यहाँ हैदराबाद में, ये दुनिया के आप बता रहे हैं, दुनिया में पहले नंबर पर सैंडर्स की एकेडमी है, दूसरे नंबर पे पीएमए एंड द फिजिकल काकुल, ठीक है। तो अब सैंडर्स में अगर उनको रिसेप्शन दी गई है, और सैंडर्स के बहुत मेरिट के ऊपर बिलीव करते हैं, और यहाँ से जो ऑफिसर्स जाते भी हैं सैंडर्स, वो बहुत मेरिटोरियस होते हैं, तो यहाँ से भेजे जाते हैं। वहाँ जब आप जाएं तो आपके जो सियासी इख्तलाफात हैं वो बिल्कुल एक साइड पर होने चाहिए। जो भी पार्टी थी, पीटीआई है, नून लीग है, देखें वहाँ पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए हैं, तो जब उधर वो लैंड किए, आप ऑलरेडी देखें जो माहौल है पाकिस्तान के अंदर वो इसी तरह के टेंस माहौल है। उसके अंदर आपको अगर इतना अच्छा वेलकम एक कंट्री दे रही है तो उसको वेलकम ही करना चाहिए। ये बहुत गलत बात है कि उस कंट्री में उन्होंने प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द मिलिट्री, जो कि मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। बिकॉज एक तो मिलिट्री फर्स्टली ये है कि देखें जो भी शख्स मिलिट्री के अंदर आता है वो मेहनत करके, वो अपने फॉर एग्जांपल अपने कोर्सेज करके अपनी मतलब उसकी प्रमोशंस होती हैं, कभी कभी अपनी जान की बाजी हार जाता है वो राइज करता है रैंक्स के अंदर। फिर उसके अच्छा नहीं, उस बारे में तो मुकीद साहब कोई दूसरी राय नहीं है जी सर, कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के अंदर जो निज़ाम है वो बहुत आला है, ट्रेनिंग का, प्रमोशन का सबसे बेहतरीन है। लेकिन जो एक काबिल इतराज बात है, फौज का सियासत के अंदर अमल दखल जो है वो असल में क्वेश्चनेबल है। और इसी चीज को देखते हुए जनरल बाजवा के दौर में इमरान खान साहब जब हुक्मरान थे तो उस वक्त फौज ने एज इंस्टीट्यूशन ये बात तय कर ली थी कि हम माजी की गलतियों को नहीं दोहराएंगे और हम बतौर इंस्टीट्यूशन पॉलिटिक्स के अंदर दखल नहीं देंगे। और ये फैसला इमरान खान के दौरे हुकूमत में जनरल बाजवा साहब की सरबराही में हुआ था और जिसको अदारे ने ओन किया था। ये किसी शख्स का फैसला नहीं था, एग्जैक्टली इस तरह ये एक इदारे का फैसला था। और अब वो इदारा जनरल बाजवा साहब के दौर में ही इस बात पर अमल दरामद शुरू हो गया था और फिर उसी दौर में एक तारीखी कदम पार्लिमान ने लिया और इमरान खान साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए ठुड्डा मार के हुकूमत से रुखसत कर दिया था। तो ये आर्मी उस वक्त से अब तक उस चीज को ऑन किए हुए है और वो सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही है। उसके बावजूद इमरान खान साहब और पीटीआई उनको घसीटना चाहते हैं दोबारा पॉलिटिक्स के अंदर और वो कहते हैं कि हमने जो बातचीत करनी है वो चीफ से ही करनी है। सर इसमें बेसिकली मैंने लास्ट अपने प्रोग्राम में बात किया था, डिजिटल टेररिज्म की बात की थी, 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात मैंने की थी। मैंने ये बात की थी कि आपके जो केपी के एरियाज हैं, फाटा वगैरह, वहाँ के लोग जो हैं वो हमने मर्ज कर दिया फाटा को केपी के साथ। वहाँ बेसिकली मिलिट्री को एज ए यूनिफाइंग सिंबल देखा जाता है। तो जब इस तरह ये पीटीआई वाले या कोई भी पार्टी वो जब इस तरह करती है तो सबसे पहले तो जो डिजिटल टेररिज्म वाले लोग हैं, जो आपके दहशतगर्द हैं, सबसे ज्यादा तो उनको प्रमोशन मिलती है कि वो लोग जो है ना, वो लोग हमारे ऊपर अटैक्स कर रहे हैं। देखें इस महीने में अराउंड 70 to 80 हमारे फौजी शहीद हुए हैं, 3 ऑफिसर्स उसमें शहीद हुए एक महीने में, एक महीने के अंदर जो अटैक्स हुए हैं आपके ऊपर और हो रहे हैं। तो आपकी जो मिलिट्री है वो अंडर अ बैटल फील्ड है और उसने एक वॉर लड़ी है जो कि बाकी आर्मी से नहीं मतलब इस तरह की वॉर लड़ी जो मतलब अनकन्वेंशनल है, यानी एक ऐसी वॉर जिसके अंदर दुश्मन जो है वो सामने नजर ही नहीं आता, हिडन है वो। ये एक बड़ी यूनिक किस्म की वॉर है जो हमारी मुसल्लह फौज एक अरसे से लड़ रही है और उसमें उनको कामयाबी हो रही है और उसमें उनकी जो कुर्बानी की शरह है वो हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। और मैं इस प्रोग्राम की विस्तारत से ये बताना चाहूंगा कि पूरी कौम को इस सिलसिले में आर्मी को पूरी कौम की जो है वो ताईद हासिल है, सिवाय पीटीआई के जो दहशतगर्द हैं, मुल्क दुश्मन हैं, इदारों के दुश्मन जो हैं, उनके अलावा पूरी कौम शीशा पिलाई हुई दीवार बन के अपनी मुसल्लह फौज के साथ खड़ी है। जी इसमें सर सबसे बड़ी बात तो ये कि जब इस तरह उन्होंने एहतजाज किया
तो बेसिकली तो वो खुद लेकर आना चाह रहे हैं अदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को खुद लेकर आना चाहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। और मैं आपको बताऊं कि पीटीआई इटसेल्फ भी उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट एजुकेटेड बैकग्राउंड के लोग हैं, लेकिन ये चंद लोग हैं पीटीआई के अंदर जो कि बेसिकली यूज करना चाहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट को यूज करें और फिर हम दोबारा अपनी बातें मनवाएं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं रहेगा, बिकॉज अब चीजें बहुत डिफरेंट है। अब जो एक आपका पीका लॉ पास हुआ है, उसके बाद आपका जो डिजिटल टेररिज्म लॉज हैं, अब वो पाकिस्तान ने बहुत सख्त पास किए और इस पर बड़ी तनकीद का सामना करना पड़े हमारे इदारे को। अच्छा, इस पर हम बात करेंगे। वकार असलम साहब, ये जो बरतानिया में हुआ जी, ये मेरा ख्याल है अब इनफ इज इनफ हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल पाशा साहब, तहरीक इंसाफ बल्कि तहरीक इंतशार का मतमा नजर ही ये रहा है कि वो किस तरह से मतलब इक़्तिदार हासिल कर ले। उन्होंने पहले वो घुटनों पर आ गए थे, खान साहब कि मैं हर चीज़ पर बात करने को तैयार हूँ। जब उनसे बात नहीं की गई और उन्हें कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, तो उसके बाद फिर उन्होंने मुख्तलिफ एहतजाजी मिस्ड कॉल्स दी हैं, जो कि मिस्ड कॉल्स दी हैं जो कि कॉल नहीं बन सकी। 8 फरवरी की भी कॉल थी, वो भी हमने देखा कि जलसियां तक नहीं वो कर सके। तो फिर वो अपने दायरा कार जो है एहतजाज का, उसको छोटे शहरों तक करते रहे और छोटे शहरों में भी लोग नहीं उनके साथ नजर आए। तो अब बरतानिया में करने का मतलब उनकी, जब आप इस तरह खुल के एहतजाज करने आ जाते हैं ना बाहर के ममालिक में, पहले आप लेटर्स लिखते रहे, लॉबिंग फर्म्स आपने हायर की, आपने हर तरह से पूरी यगानगत के साथ, आपकी पीटीआई जो थी मुल्क दुश्मनी में सबसे आगे थी, और वो मतलब ज़ल्म खलीलजाद का जिस तरह आपने जिक्र किया उसके थ्रू, और ट्रंप इंतजामिया से उम्मीदें लगाए हुए थी। अब वो आएगी, इमरान खान को छुड़ाएगी। अब MI6 से उनकी उम्मीदें वाबस्ता थी। जैक गोल्डस्मिथ भी इस हवाले से मुलाकातें करते रहे। अच्छा। और पिकार्डली के इलाके में मतलब यूके की अस्करी क़यादत को ये कहा गया कि मतलब वो यहाँ पे कन्वे करें। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा जो रोल है ना इमरान खान, जिस वजह से बाहर नहीं आ पा रहे, उसमें मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि सऊदी अरब के साथ जो उन्होंने किया था ना, उसके बाद सऊदी अरब का ये समझते थे कि सऊदी अरब का प्रेशर होगा कि खान को बाहर आने दो, लेकिन अब सऊदी अरब का प्रेशर है कि खान बाहर नहीं आना चाहिए, और वो बाहर नहीं आएगा। और उसकी वजह ये है कि मतलब मुल्क को तरक्की करनी है, उड़ान पाकिस्तान के इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ले लिया है, और आगे पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत जो है वो इस बात पर मतलब उनका इज्मा है कि हमने मुल्क को तरक्की की राहों पे लेके आना है, इंतशारी लोगों को, हल्फशारी लोगों को मजीद परवान नहीं चढ़ाना। अच्छा, आपने उड़ान पाकिस्तान का जिक्र किया जी, और इस हवाले से इसमें तो कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब को इस हवाले से कंसर्न है। वो पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की को आसन नज़र से देखते हैं, और पाकिस्तान में अगर कोई गड़बड़ होती है तो वो उनके जो परेशानी है उसमें इजाफा हो जाता है। वकार असलम साहब, आपको याद होगा, आप तो शायद उस वक्त ना हो, हमने ये देखा है 77 की तहरीक के अंदर जिस वक्त अपोजिशन कौमी इत्तेहाद PNA वर्सेस पीपल्स पार्टी हेड ऑन कोलिजन पर चले गए थे, कॉमन इलेक्शंस हो गए थे, ठीक है। तो उस वक्त भी सऊदी सफीर रियाजुल खतीब साहब ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया था कि मुज़ाकरात अपोजिशन और हुकूमती जमात के दरमियान हो। तो सऊदी अरब का तो रोज़े अव्वल से ही पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से कंसर्न रहा है। तो अब आपने बता दिया कि सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंच चुका वो पहुंच चुका। अब पाकिस्तान अगर तरक्की की राह पर चलने लगा है तो उसको उसके रास्ते में रुकावट नहीं आनी चाहिए, और सबसे बड़ी रुकावट जो है वो PTI ही है, और उसको वो चाहते हैं कि वो इंतशारी टोले का जो सरबराह है
वो जेल के अंदर ही रहे। अच्छा, वो कहते हैं कि आपने कुछ कहना भी नहीं, मतलब आप देखते हैं ना लीनियंसी जिस तरह से पीटीआई के साथ जितनी लीनियंटली चली हैं हमारी अस्करी कुव्वतें, मुसल्लह अफवाज ने जितना मतलब उनके साथ ग्रेस शो की है, उस तरह इतनी ग्रेस पहले नहीं मैंने देखा कि कभी शो की गई हो किसी मतलब ऐसे फर्द के लिए जो कि बिल्कुल मुल्क दुश्मनी पर उतर आया हो, वो गद्दारी पर उतर आया हो और उसने मतलब तमाम हदें क्रॉस कर दी हो। लेकिन खान साहब के साथ एक थोड़ा मतलब वो कहते हैं लाइट हार्टेडली वो डील कर रहे हैं। ये वकार असलम साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है, और इसी पर जो मुल्क के संजीदा तबकात हैं उनको परेशानी भी है कि इमरान खान जैसे और पीटीआई जैसी जमात और इमरान खान जैसे फर्द के साथ रियासत का जो नरम हाथ है, ये परेशानी का बायस है। ऐसा क्यों है? यानी इमरान खान और पीटीआई की मुल्क दुश्मनी तो अब छुपी हुई नहीं रह गई, तो फिर ये नरम गोशा क्यों है? उसमें देखिए नरम गोशा की बात नहीं, ये सब चीजें होती हैं क्योंकि खान साहब जो हैं उन्होंने कभी डिप्लोमेसी भी तो बिलीव किया नहीं। उन्होंने हमेशा हेड ऑन हर अदारे को भी लिया, हेड ऑन उन्होंने फॉर एग्जांपल बाहर भी उन्होंने बातें की, ईरान के बारे में बातें की, सऊदी के बारे में बातें की। बट ऑन द अदर हैंड जो अदारे हैं डिफरेंट, हमारी स्टैब्लिशमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें फिर भी संजीदा लोग हैं, वो उस तरह हेड ऑन उनको लेना नहीं चाहते। नहीं, ये लिवरेज जो उनको मिल रहा है, जेल में जो साजिशें हैं, जेल में उनको सहूलत है कि वो पार्टी चला रहे हैं, और वो पार्टी चलाने की इजाजत देना एक मुजरिम को, सजा याफ्ता मुजरिम को, ये क्या है? और वो मुजरिम जो है वो अंगारे उगलता है हर वक्त रियासत के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, तो उसको इजाजत देना नहीं। उसकी वजह ये है सर कि देखिए खान साहब जो हैं, मैंने पिछली दफा भी कहा था कि उनको अब जिस तरह फॉर एग्जांपल वो सबसे डील करते हैं, अगर सब उनको उस तरह डील करना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान की जो डायनामिक्स है इस वक्त, जो आपको पता है 62% आपके लोग हैं नीचे, यूथ जो है आपकी, वो सारी की सारी आपको पता है वो खान साहब की तरफ देखती है, जो नेचुरली एक बात है। तो अब वो उनको डील करने का तरीका यही है कि उनको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाए, जो इस वक्त कर रही हैं, मतलब अदारे भी करें, सारे करें, क्योंकि द थिंग इज कि हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं है इस सियासत से। अगर मिलिट्री हेड ऑन कोलिजन लेती है इमरान खान से, तो वो मिलिट्री के लिए नुकसानदेह है ओवरऑल, अगर आप सारे के सारे इमेज में देखें तो इसीलिए अब ये बिल्कुल ठीक मतलब कह रहे हैं कि ये डिप्लोमेटिकली साइड पर है, और खान साहब बोलते रहेंगे, लेकिन एक हद आएगी कि जहां उनको स्टेप बैक करना पड़ेगा, क्योंकि द थिंग इज उनकी सारी पार्टी का स्ट्रक्चर वो खत्म हो रहा है। तो इट इज नॉट कि ये कोई मतलब लेवरेज है, इट इज अ प्लान्ड थिंग कि खान साहब को बेसिकली कहते हैं ना बॉक्सिंग के अंदर आप मुक्के मारी जाए, स्टेमिना कम हो जाता है आपका। तो बेसिकली दैट इज द स्ट्रेटेजी कि आप जो पार्लियामेंट के थ्रू इनको नॉकआउट रखें और थका रहे हैं बेसिकली, और वो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए काउंटर नैरेटिव डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो तो कहीं नजर नहीं आता। जो कि गवर्नमेंट ने करना है ना, गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, क्योंकि गवर्नमेंट, अब देखें अभी आगे हम बात करेंगे इंशाल्लाह जो आपका दूसरा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर, लेकिन वो गवर्नमेंट जो काउंटर नैरेटिव है वो कोई ऐसा दे ही नहीं पा रही लोगों को कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि जब तक आप वो 62% लोग जो 241 मिलियन में से ऑलमोस्ट 120 मिलियन आपके लोग जो हैं दे आर इन द एज ब्रैकेट फ्रॉम 18 to 30 years, जब तक आप उनको अट्रैक्ट नहीं करेंगे अपनी तरफ, वो किस तरह पाकिस्तान में ऑल्टरनेट लीडरशिप ढूंढेंगे? वो लीडरशिप ढूंढना अदारों का काम नहीं है, वो लीडरशिप ढूंढना गवर्नमेंट इन पावर जो है उसका काम है। पहले इदारों ने ढूंढी थी ना लीडरशिप, ये नमूना जो तैयार किया है ये इदारों ने ढूंढ के तैयार किया था। जी देखें, अब खान साहब जिस तरह मुकीर साहब ने बड़ी दलीलें दे दी हैं, इररिलेवेंट होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इस पर गवर्नमेंट को कोशिश करनी होगी। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जो है वो $60 बिलियन तक एम कर रही है गवर्नमेंट के 5 सालों में। उसमें IT सेक्टर है, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, और दीगर मतलब बरामदात को बढ़ाने के जराए हैं, जिससे मतलब ये मुझे अचीवेबल लगता है। पहले नवाज शरीफ भी जब बात करते थे कि जब वो G20 का मेंबर बनना चाहते हैं, तो G20 का मेंबर बनने के लिए सबसे पहली फैक्ट चेक एक है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त $278 बिलियन है, और G20 के मेंबर बनने के लिए आपको $1.1 ट्रिलियन की इकॉनमी चाहिए, 1100 अरब डॉलर इकॉनमी चाहिए, जबकि पाकिस्तान की इस वक्त इकॉनमी 300 से भी नीचे है। तो वो पॉसिबल है, लेकिन जब आप एक ही लाइन और लेंथ पे जा रहे होते हैं तब पॉसिबल होता है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बेहतर हो गई है, मतलब पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेज हैं वो $17.8 बिलियन तक जा पहुंची हैं,
उसके अलावा पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो इस वक्त $944 मिलियन हो चुका है, जो कि मतलब एक खुशाइन बात है, और जो कि पिछले साल 1.68 बिलियन की डेफिसिट पे था। मतलब अब आप सरप्लस में जाना अच्छी बात है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि पहले भी तो नहीं की हुकूमत थी। देखिए मुल्क के लिए हालात इस तरह के पैदा कर दिए थे तहरीक इंतशार ने कि यहाँ तक इसको लाना, मैं एक समझता हूँ कि खुदा पाक का करिश्मा है पाकिस्तान पर कि मतलब इतनी बेहतरी मुमकिन हो सकी है, वरना हम जिस कदर खसारे में थे, आप इकोनॉमिक को बेहतर जानते हैं और आप समझते हैं कि पाकिस्तान के वो हालात नहीं थे कि पाकिस्तान वाकई वापस आ पाता। तो ये सारी चीजें अचीवेबल होती हैं। मतलब हम अगर 1.1 ट्रिलियन की भी बात करें तो वो अगले 10-15 साल में पॉसिबल है, लेकिन आपको एक कंसिस्टेंसी से जाना पड़ता है। और अगर आप फिर इसमें कोई एहतजाजी टोला आ जाए या इंतशार फैलाने वाला टोला आ जाए, आपको याद होगा 2015 में जब जी जिनपिंग ने आना था पाकिस्तान, तब तहरीक इंतशार जो थी वो एहतजाज को करने को तैयार नहीं थी। बड़ा अहम है जी कि तहरीक इंतशार जो है ये हर उस मौके पर जब कोई अहम वाक़ा होना होता है तो ये वो जलसे जुलूस की कॉल दे देती है। इसी से हम अपनी बात का दोबारा आगाज करेंगे। नाज़रीन, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर कैप्टन मुकीत ताहिर साहब, और दूसरे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और तजिया निगार जनाब वकार असलम साहब शरीके गुफ्तगू हैं। जी वकार असलम साहब, बात हो रही थी कि तरीके इंतशार और इफ्तराक जो है वो हमेशा जब कोई बड़ी हैपनिंग पाकिस्तान में होने लगती है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत से, पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान की सफारतकारी से होता है, जिससे पाकिस्तान के इमेज में बेहतरी की उम्मीद होती है, तो तरीके इंतशार जो है वो एक कॉल दे देती है, एक दरख्वास्त दे देती है जी कि हमने या रेड जोन में या मीनार पाकिस्तान में जलसा करना है। अब भी उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है कि हमने मीनार पाकिस्तान में जलसा करना है। ये क्या फिलॉसफी है? लेकिन जब भी मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन होता है तो फिर जो एक मतलब तागूती कुव्वतें की ईमा पर आने वाली जो पार्टी है वो अपना एहतजाजी कॉल दे देती है। जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि जी जिनपिंग जो 2014 में आना था, उन्होंने फिर 2015 में जब वो आए तब भी इन्होंने उनकी आमद के नज़दीक उसे एहतजाज की कॉल दे दी थी, और उस एहतजाज की कॉल को हुकूमत ने जिस तरह रफा दफा किया वो उन्हीं का मतलब ज़र्फ था कि इन्होंने इन पर वो कोई तशद्दुद वगैरह उस तरह से नहीं किया और इनसे कॉल ऑफ करवाया गया। और उसके बाद फिर मतलब इसमें ना वीएन की बात होती है। जिस तरह नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे और जी जिनपिंग जब पाकिस्तान आए तो JF थंडर 16 जो थे वो उनके दो जहाज उन्होंने उनके जहाज के साथ लगा दिए। मतलब ये प्रोटोकॉल देने का लेवल, इज्जत देने का लेवल होता है, और उनको खुद जाकर रिसीव किया। यहाँ पर जब ये 2019 में चीन के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए तो आपके फॉरेन ऑफिस के ऑफिस सेक्रेटरी ने जाकर रिसीव किया। मतलब आपकी 2019 में जब नाहंजार हैं तहरीक इंतशार की हुकूमत थी, जब ये वजीर आजम हुआ करते थे खान साहब, किसी ने ये जो पैक जो था इसको स्लो डाउन भी इमरान खान साहब के दौर में किया गया। हाँ जी, ऐसे ही इसको तब स्लो डाउन किया गया। तो देखें अब की इंडिकेटर्स काफी बेहतर हो रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो 16.3 बिलियन पे जा पहुंची हैं, मतलब वो जो 12.8 बिलियन पे थी। तो मतलब ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है जो इसमें हमारी मुसल्लह अफवाज का भी किरदार है, SIFC इनिशिएटिव वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन उसमें जो बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लिया गया जिस तरह से, और जिस तरह से मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन है, तो इन्हें तकलीफ हो रही है कि अगर अब मुल्क तरक्की कर गया तो फिर खान साहब का तो मतलब पता साफ हो जाएगा और वो पूरी तरह से इरेलेवेंट हो जाएंगे। वो जो यूथ है वो बड़ी नहीं, यूथ को तो तरक्की से मतलब है ना। अगर आपकी कंट्री तरक्की कर गई है तो फिर यूथ नहीं देखेगी कि मतलब कोई खान साहब थे और हुआ करते थे। इवन मुझे लगता है कि तारीख भी उनको इस तरह से याद नहीं रख सकेगी अगर, क्योंकि जितना बदतरीन दौर उन्होंने गुजरवाया है पाकिस्तान का और जिस हालत पे लाके पाकिस्तान को खड़ा किया किसी ने नहीं किया कभी। जी मुकीत साहब, जी इसमें बेसिकली वो बात है, मैंने इसलिए कहा था यूथ का कि यूथ एक रियलिटी है यहाँ की 62% जो है, और वो हर जगह है यूथ ऑब्वियसली, वो सारे इंस्टीट्यूशंस में हर जगह। अच्छा मुझे ये बताइए, हमने ये क्यों फर्ज कर लिया है
कि सारी यूथ जो है नहीं वो यूथी, सॉरी, वो इमरान खान के साथ है। नहीं, उसकी वजह है ना। यानी मुझे ये बताइए, मैं लाहौर में रहता हूँ, तो कैंट में मेरा हल्का जो है वो इमरान खान साहब और वो ख्वाजा साद रफीक, जी, तो बड़ी आला मुहिम चलाई उन्होंने, पीटीआई ने। एंड पे वो इमरान खान साहब सीट हार गए, मान भी गए। तो बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ कि ख्वाजा साद रफीक को जितवाया गया है। नहीं, तो मैंने जब ये वो किया सर्वे, तो पता ये चला कि जो वोटर्स, यानी जो पीटीआई की शोहरत थी वो DHAs वगैरह में पॉश एरियाज में थी, जहां पर 2-2 कनाल के घरों में 4-4 बंदे रहते हैं। जबकि ख्वाजा साद रफीक के जो वोटर थे वो छोटी बस्तियों में रहते थे, जहां पर एक घर के अंदर 12-12, 14-14 लोग रहते हैं। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ वोटर्स और पॉपुलेशन थी वो लोअर एरियाज में थी, तो वहां पर नून लीग थी। तो जब वोट पड़े तो पीटीआई को वोट पड़े जो पॉश एरिया के वोट थे वो कम थे, और ख्वाजा साद रफीक को वोट पड़े वो छोटे तबके के लोगों के थे और उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी और वो जीत गए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये भी एक प्रोपेगेंडे का कमाल है कि तमाम यूथ जो है वो पीटीआई के साथ है। यूथ है, लेकिन यूथ वो भी है जो नून लीग के साथ है, यूथ वो भी है जो जमात इस्लामी के साथ है, यूथ वो भी है जो और जमातों के साथ है। तो ये यूथ पर इजारादारी पीटीआई की और इमरान खान की, मेरा ख्याल है ये कैप्टिवेट ज्यादा पीटीआई ने किया हुआ। बेसिकली जितने एलीट क्लास के, जिसे कहते हैं बर्गर क्लास, उनको पीटीआई ने हाईजैक किया हुआ है। मतलब उनके अजानों के लूप में ना इमरान खान की मोहब्बत बहुत ज्यादा है। मतलब वो किसी नजरिए के हामी नहीं है। इमरान खान एक नजरियाती लीडर नहीं है माजद के साथ। उनका एक स्टारडम हो सकता है, उनकी फैंडम हो सकता है, मतलब लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उनका नजरिया कोई इस तरह का नहीं है कि मतलब लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं या कोई बहुत नजरिए पे जो लोग तहरीक चलती है ना वो कामयाब होती है। जब आप किसी की मतलब सिर्फ उस पे वारफ्ता जा रहे हो और इमरान खान मतलब कल्ट फॉलोइंग एक टाइम पे जाके खत्म हो जाया करती है, मेरा जो जी। इसमें बेसिकली ये है कि देखिए, वो जो मैं 62% यूथ की बात कर रहा हूँ ना, मैं मानता हूँ जमात इस्लामी और बाकी वाले यूथ वाले में, लेकिन आप ये देखें कि जो इन्फ्लुएंशियल पावर ब्रोकर्स हैं, मतलब जो बेसिकली आपके यूथ में, जिस तरह आप कह रहे हैं ना 2 लोग 4 लोग इलीट क्लास में, बेसिकली तो पावर को मॉडिफाई ही वो स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं। ओके, ये बात के तो वो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, और ये कोई मैं नहीं, पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी है। वो नीट्शे जो था, फ्रेडरिक नीट्शे, वो उसके बाद लेनिन, ये सारे, तो जो पावर का आप समझे चश्मा है ना, वो बेसिकली जिस यूथ के पास है वो यही यूथ है। और फिर इनकी जो डिजिटल वो दुनिया के साथ वाबस्तगी है वो बहुत ज्यादा है। ये तो नून लीग भी खुद मानती है कि पीटीआई बहुत हमसे इंफॉर्मेशन डिजिटल वर्ल्ड। अब वो डिजिटल वर्ल्ड को उन्होंने देखिए जिस तरह उन्होंने पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज कर दिया। ये तो बात हमें माननी पड़ेगी कि पूरे इलेक्शन में वो खुलम खुला उस तरह कैंपेन नहीं कर सके, जब सिंबल्स भी उनके डिफरेंट थे और चीजें भी थी, लेकिन फिर भी वो जो सीटें लेकर गए हैं वो सिर्फ अपनी डिजिटल जो मीडिया उन्होंने डेवलप किया उसकी बेसिस पे। अच्छा, वैसे मुकीद साहब, ये जो पूरा मीडिया डेवलप करके दिया गया था, ये भी हमारी फौज ने ही करके दिया था, और शायद पीटीआई के जो पहले सेक्रेटरी थे वो भी फौज के ही मुहैया करता थे। तो ये पूरा सेटअप और स्ट्रक्चर जो है, जनरल शुजा पाशा की बात कर रहे हैं जी, तो फौज ने डेवलप उनको करके दिया है। वो अब हमारी फौज जो है वो न्यूट्रल हो चुकी है, लेकिन वो जो बीज बो गई है, तो वो इस बीज के बरगोबार हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या समझते हैं आप? जी, इसमें मुझे लगता है कि पाक फौज के जो मतलब वो कुछ शख्सियात थी, उसमें आप इदारे को नॉमिनेट नहीं कर सकते। इदारा नहीं, कुछ शख्सियात का मिशन था
और मतलब उसमें पापा जॉन्स के ओनर भी थे, उसके अंदर फिर गफूर साहब भी थे, मतलब बहुत से लोग थे। तो वो इस मिशन को परवान चढ़ाने में मतलब उन्होंने लॉन्च बड़ा सक्सेसफुली किया था। जैसे इमरान खान को जो ढूंढा था वो तो जनरल हमीद गुल साहब ने ढूंढा था। हाँ, लेकिन अब वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा ना, मतलब वो मिशन को क्लोज नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से। और वो मेरा ख्याल है कि इस पे नरमी बढ़ती जा रही है, और वो बात ठीक भी है कि मतलब वो मुल्क तरक्की इतनी कर रहे हैं कि मतलब खान साहब इरेलीवेंट हो जाए, को मसाइल रहे ही ना। मतलब मसाइल ना रहने के लिए आपको इस तरह के मामलात पर काम करना पड़ता है, जिस तरह पावर सेक्टर पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। 96% रिकवरी रेट है अब उसका, जो कि बिजली के रेट्स भी सुना है कम हो रहे हैं। 2331 मिलियन रुपीस की जो है वो मतलब रिकवरी हो चुकी है। और मतलब ये जो डेफिसिट है बहुत कम रह गया, मतलब गो के सर्कुलर डेब्ट इसमें बहुत कंट्रोल कर लिए काफी हद तक। गो के ओवर बिलिंग और दीगर मसाइल हैं, मैं खुद इस चीज को फेस कर रहा हूँ कि मेरा मीटर नहीं लग पा रहा और ओवर बिलिंग हुई जा रही है। लेकिन मतलब इस चीज को तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अगर बाकी ओवरऑल बेहतरी हो रही है तो बतौर तज्जियाकार मेरा काम बनता है कि अगर कुछ बेहतर हो रहा है तो मैं उसकी तारीफ करूं, बजाय कि मैं अपना रोना रो के बैठ जाऊं कि मेरे साथ इंडिविजुअलिज्म से ऊपर उठते हुए। बिल्कुल, तो आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो राइट ट्रैक पर है और इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ हम जा रहे हैं? इकोनॉमिक रिकवरी की जानिब हम पाशा साहब बिल्कुल जा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है ना कि देखें ना, हर चीज में बेहतरी आ रही। शरह सूद आपकी कम हो गई है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मुस्तकिल मंदी में होती थी और अब कितनी ऊंचाइयों पर कुछ हो रही है। उसके अलावा आपकी रेमिटेंसेस किस तरह $17.8 बिलियन पे चली गई हैं। फिर आपका जो उड़ान पाकिस्तान के इनिशिएटिव है उसमें आपने हर चीज को मद्देनजर रखा है। हम बड़ा गिला करते थे फ्रीलांसर्स कि उनको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। फिर और डिजिटल मार्केटिंग को और दीगर चीजों को, ई कॉमर्स को नहीं किया जाता। फिर उसके बाद रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को नहीं आगे रखा जाता। तो इन सारी चीजों को हुकूमत ने रखा है सामने, और अगर मुझे लगता है कंसिस्टेंसी से इनको चलने दिया गया तो मुल्क इंशाल्लाह अगले 10 सालों में G20 का भी मेंबर होगा। लेकिन वकार असलम साहब, आपकी जो बयानात हैं और आपकी इंटेंशंस हैं वो बड़ी माशाल्लाह अच्छी हैं जी। लेकिन आपको लगता है कि ये फितना इमरानिया जो है ये इस तरह कंसिस्टेंसी के साथ? देखे ना, रिचर्ड ग्रैनल की बहुत कुछ महीने पहले हम शो कर रहे थे, रिचर्ड ग्रैनल ने ट्वीट किया है, फिर उसने इंटरव्यू दे दिया। अब वो ट्वीट्स डिलीट कर गया ना, तो मतलब अब जो बाहर के बैरूनी कुव्वतें हैं वो भी इस चीज को समझ चुकी हैं कि मतलब किस कदर इररिलेवेंट हो चुका है वो शख्स। मतलब अब उसको डिस्कस ही नहीं करना चाहते मजीद ना। सऊदी अरब बेसिकली मीडिएटर का रोल प्ले करता था। अमेरिका की तरफ से जो हमें पैगाम आता था ना वो सऊदी अरब के थ्रू आता था, जो तहाइफ आते थे वहां से आते थे। लेकिन अब सऊदी अरब कौन से तहाइफ कई दफा हमें एड आती रही है। अच्छा, उन तो वैसे अभी भी सऊदी अरब ने आपको $1 अरब का जो रोल ओवर दिया है, और $1.5 अरब ये नवाज शरीफ के 2014 में भी दिया था उन्होंने। तो ये सारा कुछ अमेरिका की तरफ से आता है। तो अब सऊदी अरब भी कह रहा है कि मतलब बस अब इनको डिस्कस ही नहीं करना चाहते हम। तो अब वो टर्की की जानिब देख रहे हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद सीनियर सियासतदान है, मुक्तदरा के बड़े करीब रहे हैं। वो कहते हैं कि अब तैयब उर्दवान से हमें उम्मीदें हैं। तो तैयब उर्दवान सैयद साहब छुड़वाने के लिए कि वो मीडिएट करा सकते हैं। कि बेसिकली अब अगर बहुत भी हुआ ना तो ये होगा कि फितना इमरानिया जो है उसके लिए ये करेगी बैरूनी कुव्वत के वो कुछ मीडिएशन करके उनको लंदन भिजवा दें, जहां वो अपने दौरे इक़्तिदार में बतौर वजीर आजम भी कभी नहीं जा सके। और उनका बड़ा दिल था कि उनके साहबजादे और साहबजादी उधर मुकीम है, और वो बतौर वजीर आजम। हमें तो पता है कि 2 साहबजादे, साहबजादी आपने कहाँ से लाए? आप जमाइमा के साथ तस्वीरों में देखें, आपको तीनों नजर आएंगे। तो 2 साहबजादे की। अच्छा। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो उनसे मिलने जाएं बतौर वजीर आजम, तो वो नहीं पॉसिबल हो सका क्योंकि उनके ताल्लुकात किसी मुल्क से अच्छे नहीं रहे। वो फिल बदी और मतलब अपने सुनी सुनाई बातों पर यकीन रखने वाली शख्सियत है, कोई लाइन और लेंथ नहीं फॉलो करते। मतलब पल में माशा, पल में तोला, पल में माशा वाला हिसाब है। तो मुझे लगता है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है। जी मुकीद साहब। जी, वकार असलम साहब ने तो जी, वो वकार असलम साहब की भी का भी अपना व्यू पॉइंट है, मेरा भी अपना व्यू पॉइंट है। मेरा तो व्यू पॉइंट ये है कि देखें,
पाकिस्तान में, मैंने आपको पहले भी एक पॉलिटिकल रूट्स एंड डेवलपमेंट किताब का बताया था, और उसमें वो यही लिखते हैं कि प्लूरलिज्म जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के लोग पता है क्या करते हैं, पाकिस्तान के लोग जो है वो वाकई आइकॉन और एक आइडल वर्शिप की तरफ जा रहे हैं। कभी वो एक शख्सियत की तरफ हो जाते हैं, कभी वो दूसरी शख्सियत की तरफ हो जाते हैं। हमें ये सोल्यूशन ढूंढना है कि कैसे हम इस सिस्टम के अंदर सारी पार्टीज एग्जिस्ट करें, क्योंकि किसी की ये चाहत नहीं है कि पीटीआई खत्म हो जाए या नून लीग खत्म हो जाए या जमात इस्लामी, मतलब सब चाहते हैं एग्जिस्ट करें, बट विद इन द लॉज जो अलाउड है। अपने अदारों के खिलाफ और अपने मुल्क के खिलाफ ना बोलना शुरू हो जाए, बल्कि उनको सपोर्ट करें। और मेरे ख्याल में ये हकीकत अभी आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज उन लोगों को हो रही है जो पीटीआई के नीचे है, कि देखिए हमने इतनी मेहनत से एक पार्टी बनाई है, उस पार्टी को डेवलप करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटीज। और मेरे ख्याल में पीटीआई को भी चाहिए कि असेंबली में जाके प्रॉपर जो अपोजिशन होती है जिस तरह की जाती है और करनी चाहिए, जैसे बाकी लोगों ने की थी मतलब प्रीवियसली, उसी तरह ही करें और वेट करें अपने टर्न का, क्योंकि यही तो मसला है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में कोई चीज, अब देखिए खान साहब ने वो सहूलत कार्ड वो बनाया, सेहत कार्ड जो उन्होंने बनाया, उन्होंने बाकी ये मुसाफिरों के लिए चीजें दी, ये जब कट्टे दिए, बच्चे दिए, वो खत्म कर दी ना चीजें, वो खत्म कर दी, खत्म नहीं होनी चाहिए। 2016 में नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था, उसको केपीके गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो अच्छी चीजें तो एक दूसरे की अडॉप्ट करनी चाहिए ना, नहीं करते आपकी मासूम ये ख्वाहिशें बड़ी प्यारी हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि पीटीआई का 1996 में अपने क़याम से लेकर आज तक उनके रवैयों को देखते हुए क्या हम ये बिलीव कर लें कि पीटीआई जो है वो जिन मासूम ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे हैं कि जनाब पार्लियामान में आके अपना रोल प्ले करें, मेन स्ट्रीम की पार्टी बने, क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए मेरे ख्याल में इसलिए मुमकिन है कि इस वक्त जो लीडरशिप है पीटीआई की, जो इस वक्त लीडरशिप बाहर है, जिस तरह बैरिस्टर गौहर है, बाकी लोग हैं, वो जब बात करते हैं तो उन पर क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा आता है, पीटीआई वाले खुद करते हैं, हालांकि दे आर टेकिंग द राइट लाइन। वो लोग इस तरह नहीं बोल रहे जिस तरह खान साहब बोला। नहीं, गौहर साहब की तो टके की वैल्यू नहीं है जी, वो तो खान साहब ने उनको वो बनाया ना चेयरमैन, ये जब उनको निकाला गया, ये क्या नाम है उनका, मरवत साहब, तो ऐलान हो गया, तो किसी साफी ने उनसे पूछा गौर साहब से कि जनाब उनको निकाल दिया गया, उन्होंने कहा जी मन नहीं पता, तो उनकी तो हैसियत ये है जी। तो अब लेकिन द वे वो मतलब कर रहे हैं उस पीटीआई को प्रेजेंट, असल में पीटीआई वैसे ही चल सकती है कि डिप्लोमेटिकली मतलब अपने आप को रखे पार्लियामेंट में, क्योंकि इस वक्त पीटीआई को जरूरत है कि उसको बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो एग्रेसिवनेस उसने कर ली है ना, जितनी हेड ऑन कोलिजन उसने ले लिया दारों के साथ, उसको चाहिए अब आहिस्ता आहिस्ता वो कम चाहिए, तो ठीक है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि 1996 से लेकर आज तक बानी पीटीआई का जो रवैया है, उन्होंने जो सियासी कल्चर इंट्रोड्यूस कराया है, उन्होंने जो पार्टी कल्चर इंट्रोड्यूस कराया है, उसको देखते हुए आप समझते हैं कि ये मुमकिन है जो आप बयान कर रहे हैं? देखिए मुमकिन है ना, मुमकिन इसलिए है क्योंकि मैं यही तो बता रहा हूं, जिस तरह वकार असलम साहब ने कहा कि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं अच्छे, जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रही है उस तरफ फोकस करे, उसकी प्रोजेक्शन को अच्छा करे, वो मीडिया को इस्तेमाल करे कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, लोग खुद ब खुद ही मतलब उनकी तरफ चले जाएंगे। ये जो अनसर्टेनिटी है इस वक्त मार्केट में, बाहर से इन्वेस्टर पैसा नहीं भेज रहा, वो क्यों नहीं भेज रहा? क्योंकि आपने मीडिया को बढ़ गया है, नहीं वो बढ़ गया है, वो बढ़ गया है, लेकिन फिर भी $3.8 बिलियन सऊदी अरामको ने पाकिस्तान में गवादर में ऑयल रिफाइनरी स्टैब्लिश करनी है, उसके बाद आपका SIFC में ऑलमोस्ट $50 बिलियन आपको कतर वगैरह से पड़ा हुआ है, जो कि रिजर्व मतलब जो कह रहे हैं हम रेडी इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में कॉरिडोर जो प्रोजेक्शन है ना, जो प्रोजेक्शन है, वखान कॉरिडोर बिल्कुल सेंट्रल एशिया, एक और खान साहब के जमाने में लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट, एक CPEC था ना, एक है सेंट्रल ट्रेड कॉरिडोर, और जो आपने भी आ रहा है उसके बाद जो आपने सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना सारी टेंशन में, उनको अफगानिस्तान रिंग रोड से ज्वाइन करना है, और बिल्कुल ये आपने नई डेवलपमेंट की, मैंने खुद उन पर काम किया, बाजोड़ वगैरह और इन रोड्स के ऊपर, इनको कनेक्ट करना है आपने एक ऑल्टरनेट रूट बनाना है, लेकिन वो लोग वो पार्टीज आ ही नहीं रही, क्योंकि वो कह रही है कि ऑन ग्राउंड हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में अफरा तफरी है। उस अफरा तफरी को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका ये गवर्नमेंट फोकस करना शुरू हो जाए वो इकोनॉमी के ऊपर, वो मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, वो उसको यूज करे। केपैक आ रहा है जो आपके खान साहब मुलाकातें हो रही थी ना गंडापुर की बहुत ज्यादा अस्करी क़यादत से, वो अमनो अमान की सूरत हाल के हवाले से हो रही थी, वहां पर मतलब जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो बड़ी कारगर थी, तालिबान का जोर वहां पे मतलब उस तरह से बढ़ा था जिसको तोड़ा गया, उसके बाद और वहां पे कुछ पार्टीज एस्टैब्लिश हो गई जो कि मतलब उस एरिया पे काबिज हैं। तो केपैक एक एक्सटेंशन है जो कि $486 मिलियन का है, और
इट इज के पैक, और वो सी पैक की ही एक्सटेंशन है। ओके, तो वहां से और कितने बिलियन? 4.6 बिलियन। हाँ जी, 4.6 अरब डॉलर का के पैक प्रोजेक्ट है। और उसकी एक्सटेंशन के लिए मुलाकातें हो रही थी, लेकिन मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा था कि खान साहब माफ कर दें हमें, हम खान साहब से माफी मांगते हैं। खान साहब कह रहे थे कि मैं माफ करने को तैयार हूँ, बात करेंगे, देखेंगे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी वहां पे। वकार असलम साहब, तो ये तो फिर हुकूमत की नाकामी है ना कि तमाम जराए होने के बावजूद वो एक सच्ची बात को, एक मुल्क के मुफाद की बात को उस तरह प्रोजेक्ट नहीं कर पाई जिस तरह करना चाहिए था। ये हुकूमत की नाकामी नहीं है? हुकूमत की नाकामी, और हुकूमत को चाहिए कि वो बजाय के खान साहब को जेन में रखें या उन पे वो क्रैकडाउन का सोचे, वो अपनी तरक्की के इनिशिएटिव्स पे सोचे। जिस तरह मरियम नवाज बड़ा अच्छा काम कर रही थी इस मुल्क में, लेकिन इस पंजाब में उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस भी चला दी हैं, लेकिन सद अफसोस कि उन्होंने जो वो बड़ा एक मॉडर्निज्म की तरफ वो गई थी और उन्होंने वो ग्रीन कलर का पेंट किया था बाइकर्स लेन पे, तो वो बारिश में धुल गया। आज मैं देख रहा था कि दोबारा वो पेंट कर रहे थे, और मुझे लगता है कि वो 13 करोड़ पे का उन्होंने डिस्टेम्पर पेंट कर दिया था, जो कि बारिश में धुल गया। जनाब वकार असलम साहब, जनाब मुकीम ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।